हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएन की पाठशाला में, जहां हम आज बात करने वाले हैं बंगाल बोर्ड क्लास 6 के इंग्लिश का एक लेसन जिसका नंबर है 9 और जिसका नेम है आई विल गो विथ माई फादर अप्लोइंग। यह जोसेफ कैम्बल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान में आप रखेंगे इसे। इसके राइटर है जोसेफ कैम्बल। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि एसएन की पाठशाला किस लिए है और इसमें क्या पढ़ाई होती है, तो मैं आपको छोटे तौर पर बताना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के बंगाल बोर्ड के जितने भी लेसन हैं वो मिलेंगे। साथ में यहाँ पर आपको राइटिंग एक्टिविटीज़ जैसे लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब की वीडियोस भी अवेलेबल है। आप उनको जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और क्लास 9 का एक इसके पहले के जितने लेसन हैं, लेसन 1 to 8, उनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे चेक कर लेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को समझना। तो आई विल गो विथ माई फादर अप्लोइंग, जो जोसेफ कैम्बल के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या है याद रखिएगा। यहाँ पर एक बच्चा बात करता है अपने पिता के साथ खेत की जुताई करने के लिए जाते समय, या फिर जाऊंगा, इस बात पर आई विल गो का मीनिंग होता है जैसे मैं जाऊंगा अपने पिताजी के साथ प्लोइंग मैंने खेत की जुताई के लिए। अब चैप्टर को समझने से पहले मैं थोड़ा सा इसको समराइज करके बताना चाहूंगा आपको कि आई विल गो विथ माई फादर प्लोइंग जो है वो जोसेफ कैम्बल के द्वारा लिखित एक बहुत ही अनोखी पोएम है, जिसमें उन्होंने और जो उन्होंने बताया है उसमें एक बच्चे के जीवन को, उसके बच्चे के जीवन में गुजरने वाले महीने अर्थात ऋतुओं का वर्णन किए हैं इस पोएम में उन्होंने। इसके लिए उन्होंने एक बच्चे को उसके पिता के साथ खेत में जाकर प्लोइंग का काम यानी कि जुताई करने का काम, उसके बाद सोइंग माने बुआई करना, और रिपिंग यानी कि फसल की कटाई करने को दिखाए हैं। ठीक है, अगर मेटाफोरिकल सेंस की बात करें तो यह पोएम हमारे लाइफ में आने वाली घटनाओं को ऋतुओं के द्वारा दिखाया गया है यहाँ पर इस पोएम में, और उससे कैसे बाहर निकला जाए यह भी बताया गया है। तो ये पोएम बहुत ही अनोखी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इसे अच्छे से सुने और देखकर समझने की कोशिश करें। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, थोड़ा राइटर के बारे में जानेंगे, उसके बाद चलेंगे लाइन बाय लाइन समझने के लिए इस पोएम को। जोसेफ जॉन कैम्बल, ये इनका पूरा नाम है। बोर्न इन 1879 एंड डाइड इन 1944। इनका जन्म 1879 और मृत्यु 1944 ईस्वी में हुई, जो एक फेमस आयरिश पोएट एंड लिरिसिस्ट है। लिरिसिस्ट मतलब संगीतकार, आप मान सकते हैं, उनको याद रखिएगा, जो संगीत लिखते हैं, सॉरी, है ना, जो लिरिक्स में लिखते हैं, गाने वाले नहीं बोल रहा हूँ। ही वॉज बोर्न इन बेलफास्ट इन एन आयरिश फैमिली। इनका जन्म बेलफास्ट आयरिश फैमिली में हुआ। आयरिश मतलब आयरलैंड में इनका जन्म हुआ, वहाँ रहने वाले एक परिवार में। हिज लिटरेरी एक्टिविटीज बिगेन, इनकी जो लिटरेरी का मतलब होता है लिटरेचर की दुनिया में इन्होंने जो क्या लिखना स्टार्ट किया, सबसे पहले तो बिगेन मैंने शुरू किया विद सॉन्ग्स, मैंने गाना लिखने के साथ। ये सबसे पहले सॉन्ग लिखा करने स्टार्ट किए, लिखा करने। इन 1905 ही मूव टू लंदन, और 1905 में ये लंदन चले गए। हिज फेमस पोम्स इंक्लूड इट हार्वेस्ट, ऑन वॉकिंग, द ब्लाइंड मैन एट द फेयर, द ओल्ड वुमन एट्सेट्रा। ये इनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध कविताओं के नाम हैं, आप इनको याद रख सकते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है जिसको आप मैच करके रखें। जैसे ब्लैक स्मिथ, चैप्टर पढ़ने से पहले वो कौन सा काम करते हैं, तो ब्लैक स्मिथ करते हैं काम आयरन के साथ, मैंने लोहे का कुछ बनाने वाला। ठीक है, हॉकर उन लोग कहते हैं जो बेचने का काम करते हैं गुड्स को, जैसे आप इसको फेरी वाला भी कहते हैं। नर्स का मतलब होता है वो जो बीमार लोगों का देखभाल करती हैं, और पायलट का मतलब हो गया जो उड़ाते हैं, फ्लाई करते हैं एरोप्लेन। अब ये क्यों दिया गया है इसको समझिए। कोई भी टेक्स्ट पढ़ाने से पहले, उसको समझाने से पहले आपको उसके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू दिया जाता है कि आपके मन में आए क्वेश्चन कि आखिर क्यों पढ़ाया जा रहा है आज, क्यों हम लोग व्यक्तियों यानी कि पर्सन और उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि आगे जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं ये एक फार्मर के बारे में है, यानी कि ये एक किसान के बारे में है। ठीक है, और उसी किसान के साथ, मतलब उसी किसान के बेटे ने, सन ने अपने पिता के साथ खेती करने जाने का मन बनाया है। आज के टाइम में खेती करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, सभी लोग उसको छोड़ रहे हैं। कृषि का कार्य किसी को पसंद नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इस पोएम के द्वारा आप समझ सकते हैं। तो एक बच्चे की बात को सुनते हैं और पढ़ कर समझते हैं इस पोएम के थ्रू। लाइन बाय लाइन एनालाइज करूंगा, तो याद रखिएगा। आई विल गो विथ माई फादर अप्लोइंग टू द ग्रीन फील्ड बाय द सी। ध्यान रखिए इन दोनों लाइनों का मीनिंग, कि मैं अपने पिता के साथ जाऊंगा। अप्लोइंग का मतलब क्या हो गया,
प्लोइंग का मतलब होता है खेत को जोतना, और अ लगाया गया है एक ड्यूरेशन बताने के लिए, समझ रहे हैं ना। ए मीन्स यहाँ पर क्या है, ड्यूरेशन यानी कि समय, या फिर आप समय अंतराल कह सकते हैं। किन समय में की जाती है खेती में जुताई का काम, उसको बताया गया है। क्योंकि खेत एक दिन में जोतने से उसमें फसल आप नहीं लगा सकते, बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले मिट्टी को फाड़ना पड़ता है, उसके बाद फिर उसको पाटना पड़ता है, फिर से फाड़ना पड़ता है। जब मिट्टी मुलायम होती है तब पानी के साथ बीज को लगाया जाता है। बहुत चीज़ है, ध्यान से आप जब कृषि कार्य के बारे में आप समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ बात कहता है एक बच्चा कि मैं अपने पिता के साथ जाऊँगा खेती करने, खेती में जुताई का काम करना है। और वो कहाँ है मेरा खेत, तो मैं ग्रीन फील्ड है वो, अभी कैसी ज़मीन है जिसको जोतने जा रहे हो, ग्रीन है यानी कि उसमें घास उगे हुए हैं। और मैं गुजर के जाऊँगा किससे, समुद्र के किनारे से, सी से होता हुआ, सी मतलब समुद्र किनारे से होते हुए वो अपने पिता के साथ जाएंगे। अगर आप समझना चाहते हैं इसको तो देख लीजिए कैसे दिखाया गया है। यहाँ जो ये दिखाया जा रहा है, ये समुद्र के बारे में बात हो रहा है, ये समुद्र का तट है, इधर से ये लोग जा रहे हैं। तो इससे मतलब बहुत कुछ क्लियर होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि बच्चा क्या कह रहा है। बच्चा कह रहा है, जो स्पीकर भी है इसमें, कि मैं अपने पिता के साथ खेती करने जाऊंगा। ठीक है, कहाँ से होकर जाऊंगा, तो समुद्र के किनारे किनारे। और कहाँ जाऊंगा, ग्रीन फील्ड में, वह घास का मैदान जो भी हरा है उसको हम लोग जोतने जा रहे हैं। एंड द रूक्स एंड द क्रोज एंड द सीगल विल कम। अगला लाइन दो को देखिएगा कि रूक्स, क्रोज एंड सीगल, ये तीन बर्ड्स के नाम हैं। रुक्स जो है वो एक बर्ड है, जैसे कि क्रो होता है कौवा, उसके जैसा। उसके बाद सॉरी, रुक्स हो गया। क्रोज, क्रोज क्या है, ये भी एक पक्षी है जिसको आप कॉर्विस भी कहते हैं, ठीक है ना, क्रो है। एंड द सी गर्ल का मतलब होता है सी बर्ड लुक्स लाइक पिजन, माने जो कबूतर के जैसा दिखता है। सी गर्ल इसका नाम है क्योंकि समुद्र के किनारे ही पाया जाता है। विल कम फ्लॉकिंग आफ्टर मी, फ्लॉक करने का मतलब क्या हुआ, झुंड में, ये झुंड के झुंड ये हमारे पीछे। आफ्टर मी माने नैरेटर कहता है, जो स्पीकर है इस पोम का, कि ये लोग, ये सब पक्षी इस समय हमारे पीछे पीछे चल करके आएंगे, झुंड बना करके हमारे पीछे पीछे आएंगे। अब देखिए क्यों आएंगे, अगर जानना चाहते हैं इसका इनर मीनिंग तो समझिए कि जब लैंड को प्लो किया जाता है, यानी कि जब भूमि को जोता जाता है, तो उससे निकले कीड़ों को खाने के लिए पक्षी आते हैं। अब ये उन्हीं को पता होगा जो लोग कृषि कार्य करते हैं। ठीक है, हर किसी को ये बातें समझ में नहीं आती है। अगले लाइनों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तीन स्पेशल पक्षियों के बारे में बताया गया है, आप याद रखिएगा। इसमें पहले दो लाइनें मैंने समझा दिया, फिर दो लाइन कंप्लीट हो गया, एंड देन हम लोग चलते हैं। आई सिंग टू द पेशेंट हॉर्सेस, और मैं गाऊंगा उन हॉर्सेस के लिए जो अभी क्या है, पेशेंट का मतलब यहाँ पर मरीज नहीं है, यहाँ पर है शांत। ठीक है, तो पेशेंट हॉर्सेस का मतलब हो गया शांत और सुस्त, जिनको जल्दी नहीं है, मतलब कहीं भाग नहीं रहे वो, उनको आराम आराम से काम करना है। ध्यान से रखिएगा इस बात को दिमाग में। आगे स्पीकर यह भी कहते हैं कि उन हॉर्सेस के लिए गाना गाया जाएगा जो जल्दी से नहीं है और शांत में है, मतलब कि जल्दी में नहीं है। तो वही बोल रहा है कि आई विल सिंग टू द पेशेंट हॉर्सेस विद द लार्क इन द वाइल ऑफ द एयर। इस समय आकाश में बताया गया है कि जब ये गाना गाएंगे तो उस समय आकाश में, एयर में क्या है, लार्क नाम का पक्षी जो होगा उड़ता दिखेगा, जिसके पंख कैसे होंगे, सूर्य के प्रकाश में शाइन करेंगे। ठीक है, एंड माई फादर विल सिंग, अगला जो दो लाइन है समझिएगा, एंड माई फादर विल सिंग द प्लो सॉन्ग दैट ब्लेस द क्लीविंग शेयर। और मेरे पिता जो हैं इस समय का बेस्ट सॉन्ग, मतलब जिसको हम कहेंगे प्लो सॉन्ग, यानी खेती की जुताई का गाना गाएंगे, जो क्लीविंग शेयर को क्या करेगा, क्लीविंग शेयर के लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगा, आशीर्वाद देने का काम करेगा। अब अगर किसी को जानने का मन है क्लीविंग का मतलब क्या होता है, तो मिट्टी को दो भागों में पाटना या भी बांटना। जब हल गुजरती है, जब गुजरेगी तो मिट्टी को दो भागों में बांट देगी जहां से गुजरे, तो उसी को कहते हैं क्लीविंग। अब ये देखिए जो पूरा का पूरा स्टांजा दिया हुआ है, पहला वाला 3 स्टांजा में पोम कंप्लीट होगा, तो इसका इनर मीनिंग क्या कहता है। तो ये जो पूरा स्टांजा है, ये सभी साल के एक विशेष समय को, जितने भी हमारे सामने साल आते हैं उनमें एक विशेष समय को उठाता है, स्पेसिफाई करता है, और साथ में एक विशेष प्रकार की लाइनिंग स्टाइल को भी इसमें बताया गया है। इन पंक्तियों के माध्यम से स्पीकर बताते हैं कि इसी प्रकार उनका बचपन गुजरा है। स्पीकर माने वक्ता जो इस लाइन को बोल रहा है कि आई विल गो विथ माई फादर, जो आई है वो, कि उनका बचपन गुजरा है।
प्लो करना एक ऐसा कार्य है जो आसान नहीं है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बच्चे को पालना अर्थात एक ही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब किसी बच्चे को अगर आपको पालना है तो ऐसा नहीं है कि अब बस जस्ट केवल खाना खिला देने से उसको पाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका रेयरिंग हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से उसको अच्छा शिक्षा देना होगा, अच्छे से समझाना होगा, तब जाके खत्म होगा। तो फ्रेंड्स, अब दूसरा स्टांजा को हम लोग देख लेते हैं। जैसे आई विल गो विथ माई फादर अ शोइंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपने पिता के साथ, स्पीकर कहते हैं कि अपने पिता के साथ उस लैंड को, वो जो भूमि है उसको सो करने यानी कि बोने, उसमें बीज डालने के लिए जाएंगे, जिसको उन्होंने पहले स्टेंजा में क्या किया था, प्लो किया था। अर्थात यह फसल की बुआई का समय है और बच्चे के उम्र में एक नए साल का आना को दर्शाता है। ये लाइन 1 का मीनिंग है। अगला क्या है, टू द रेड फील्ड बाय द सी। किधर से होते हुए, तो समुद्र के किनारे से होते हुए ही फिर जाएंगे, लेकिन उस फील्ड का जो फील्ड पहले स्टैंजा में ग्रीन थी, आपको मैंने बताया था, वो फील्ड अब कैसी हो गई है, रेड हो गई है। अब जब कोई चीज़ ऐसे चेंज होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, तो याद रखिएगा, जब घास उगी हुई हो खेत में, उसको हम लोग जोत देते हैं तो क्या होता है, वो खेत जो होता है वो रेड होने का मतलब है कि वहाँ की मिट्टी अब पक गई है, वो घास अब सूख गए हैं, ये बताना चाहते हैं। ये एक चेंजेस को दर्शाता है। अगले लाइन को समझते हैं, एंड द रोक्स एंड द क्रोज एंड द स्टार्लिंग्स। ध्यान से सुनिएगा, ये पक्षियों के नाम है। रोक्स हैं जो, और क्रोज एंड स्टार्लिंग्स हैं, ये 3 पक्षियां हैं। ये भी एक विशेष समय में आपको देखने को मिलती हैं। विल कम ब्लॉकिंग आफ्टर मी। तो स्पीकर कहते हैं कि साल के इस समय में जब हम लोग जमीन को बोने का काम करने जाते हैं तो इस समय भी हमारे सामने पहले की ही भांति कुछ पक्षियां आती हैं, लेकिन किसका नाम स्पेसिफाई किया गया है, 3 का, जिसमें रोक्स है, क्रोज है और स्टार्लिंग्स है। बगल में उसका नाम का मीनिंग समझिएगा। विल कम ब्लॉकिंग आफ्टर मी, वो लोग हमें आते रहेंगे क्या करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए हमारे रास्ते को, मतलब हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं लेकिन झुंड बना कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग रोक रहे हैं या फिर कुछ बता रहे हैं। अगला है, आई विल सिंग टू द स्ट्राइडिंग सावर्स, मतलब मैं गाना गाऊंगा। स्ट्राइडिंग सोवर्स, सावर्स बोल रहा हूँ। सोवर्स का मतलब होता है सो करने वाले, सो का मतलब होता है बीज को लगाना, और बीज को लगाने वाले या फिर खेत में बुआई का काम जो करते हैं उन लोगों को कहा गया है। और स्ट्राइडिंग का मीनिंग हो जाता है जैसे वो बड़े बड़े पैर फैला करके लगा रहे हैं। जैसे हम लोग मार्च पास करते हैं तो कैसे लंबे पैर करके चला जाता है मार्च पास में, है ना, मार्च करते समय उस टाइम में वो लोग लंबे लंबे पैर फटाफट स्पीड में काम को अपने करते रहते हैं। तो आई विल सिंग, मैं गाऊंगा, किनके लिए, स्ट्राइडिंग सावर्स के लिए, उन बीज लगाने वालों के लिए या खेत की बुआई करने वालों के लिए जो हमारे साथ आए हैं। विद द फिंच ऑन द ग्रीनिंग लो। फिंच का मतलब क्या हुआ, ये एक पक्षी का नाम है, ठीक है। ग्रीनिंग लो का मतलब जो नीचे है दिखाई दे रहा है, सॉरी, ग्रीनिंग स्लो, धीरे धीरे क्या होते हुए। ऐसे ग्रीन का मतलब हरा होना होता है। यहाँ पर जो खेत में हम लोग जब कुछ नया जन्म लेता है तो इसके बारे में बताया गया है शो करने के समय में, कि मान लीजिए एक धान का फसल को लगाते हैं तो पहला जो खेत था मडी टाइप में, मिट्टी जैसा दिख रहा था, वो हरा हरा दिखने लगा। एंड माई फादर विल सिंग द सीड सॉन्ग। और इस समय जो मेरे पिता हैं वो क्या करेंगे, सीड सॉन्ग गाएंगे, ठीक है। और जो ये पक्षियाँ इस समय आ रहे हैं, जैसे पहले स्टेंजा में मैंने बताया था कि क्यों आ रहे हैं, तो पहले स्टेंजा में इनका मीनिंग था कि ये लोग आ रहे हैं उनके पीछे, क्योंकि खेत की जुताई की जाएगी तो वहाँ से जो कीड़े निकलेंगे या फिर कुछ खाने के लिए, उस तरह से फिर से आते हैं। तो यहाँ सिंग एक तरह के गाने को प्रोड्यूस करने के लिए उनको माना गया है कि वो आते हैं। एंड माई फादर विल सिंग, मैं तो गाऊंगा फिंच के लिए जो पक्षी है। आगे आपको इसका मीनिंग मिल जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो इधर देख लीजिए, अ काइंड ऑफ सिंगिंग बर्ड। तो वही बोल रहे हैं कि वो पक्षी क्यों आएगा। अब जाहिर सी बात है सिंगिंग बर्ड की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि वो लोग भी गाना गाएंगे तो उनका ही बात किया गया है। तो स्पेसिफाई करके पोएट ने बहुत ही अच्छे से रखा है। तो जब वो उनके पिता स्टार्ट करते हैं गाना, तो उसी समय उस स्लोली वर्जन में माहौल को एकदम हरा भरा करने के लिए फिंच भी गाना गाता है। एंड माई फादर विल सिंग टू द सीड सॉन्ग दैट ओनली द वाइज मैन नो। और मेरे पिता जो गाना गाएंगे वो केवल वाइज मैन नो, यानी कि उसको वही लोग समझ सकते हैं जिनको ये कृषि कार्य आता है, क्योंकि खेती से जुड़ा हुआ काम है ना, इसीलिए अब हर किसी को ये समझ में नहीं आएगा। आई थिंक आपको समझ में ये आ रहा होगा।
तो पूरा बात अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ यही बात आती है निकल करके कि इस समय जो है, जो स्पीकर हैं इस पोम के, वो कहते हैं कि मैं अपने पिताजी के साथ उस लैंड को जिसको हमने जोता था उसमें अब बीज लगाने जाएंगे, और साथ में हमारे होंगे कुछ हेल्पर्स, लेबर्स जो आप कह सकते हैं, जिसको आप यहाँ सोअर्स के नाम से बताया गया है, सो करने वाले, बीज को बोने वाले, उन लोगों के साथ हम लोग फिर से जाएंगे उसी समुद्र के किनारे से होते हुए, लेकिन अब जो फील्ड का दृश्य है वो बदल दिया गया है। यानी कि ऋतु को बदलने का, मौसम को बदलने को दिखाया गया है। यह इसे स्पेसिफाई करता है कि बच्चा जो है उसके लाइफ का एक पार्ट खत्म होकर के अब एक दूसरे लाइफ में पहुंच रहा है, जहां वो अब थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है, और अब वो समझने लगा है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। इस समय उन पक्षियों की बात की गई है जो, तो पहला बात, कुछ ऐसे हैं जो कीड़े को खाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो सिंगिंग बर्ड, ऐसे फिंच हो गया, ये सब है ना। ग्रीनिंग स्लो का बात किया गया है, यहाँ पर बताया गया कि मौसम, माहौल को अच्छा करना, हरा भरा करने को दर्शाने के लिए। आगे की लाइनों को समझते हैं। I'll go with my father, सॉरी एक्चुअली ये स्टैंजा ही बदल गया पूरा, ठीक है, ये तीसरे स्टैंजा में है। I'll go with my father और रीपिंग। रीपिंग का मतलब क्या होता है? रीप करने का मतलब होता है फसल की कटाई करना, याद रखिएगा, रीप करना का, ठीक है, रीपिंग करने के लिए। तो ये भी रीपिंग का मतलब हो गया कि वह समय जिस समय फसलों की कटाई की जाती है उसकी बात की गई है। टू द ब्राउन फील्ड बाय द सी, और कहाँ से होते हुए जाएंगे? अब ये ब्राउन फील्ड, जब हम जानते हैं कि फसल पक जाता है खेतों में, तो पूरा खेत जो पहले हरा था वो कैसा दिखने लगता है? ब्राउन कलर का दिखने लगता है। जैसे आप सोच के देखिए, अपने सामने कल्पना करिए धान को, धान की खेती को, या फिर गेहूं की, है ना, व्हीट या फिर राइस की खेती को, और वहां समझने की कोशिश करिए। तो टू द ब्राउन फील्ड बाय द सी, वो अब जाएंगे, वो कैसा दिखेगा? फील्ड ब्राउन दिखेगा। एंड द गीज एंड द क्रोज एंड द चिल्ड्रन, ध्यान से, साथ में गीज, गीज माने ये भी एक पक्षी है, ऐसी बात है, ठीक है, कबूतर शायद, हाँ, गूस, गीज या कबूतर कहते हैं शायद इसे। आगे इसका फोटो आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो लास्ट स्टेंजा में जो सन है, यानी कि जो बच्चा है या बेटा है, अपने पिता के साथ उस खेत को रीप करने का जाने का बारे में बात करता है, मतलब फसल की कटाई करने के लिए जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या किया था? पहले स्टेंजा में प्लो और दूसरे स्टेंजा में सीडेड किए थे, मैंने बीज लगाए थे। और इस समय हंस और कबूतर, हाँ कह सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के पक्षी, साथ में गौरैया बोल सकते हैं, ये इस टाइप के पक्षी, कौआ दिया गया है तो क्रो बोल सकते हैं, ये पक्षी आएंगे उनके सामने, एंड साथ में चिल्ड्रन भी होंगे जो क्या करेंगे? फसल को देखते हैं या फिर ढोने के लिए आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, या फिर खेतों में जाते हैं, इसलिए विल कम ब्लॉकिंग आफ्टर मी, वे लोग ब्लॉक करते हुए आएंगे। ये देखिए, एक्चुअली ये पोएम को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया गया है। पहले जो पोएम था, क्योंकि ये तो एडिटिंग वर्जन है ना, तो जो पोएम था उससे कुछ वर्ड्स इसमें डिफरेंट मिल सकते हैं, कुछ पक्षियों के नाम डिफरेंट मिल सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं है, और पूरा पोएम सेम है, ठीक है। विल कम ब्लॉकिंग आफ्टर मी, वे लोग आएंगे। यहाँ फ्लॉकिंग सबसे पहले लगा था, क्योंकि जब पक्षियाँ आते हैं तो फ्लॉक करके आते हैं, झुंड में उड़ते हुए। I'll sing to the tan-faced reapers, ध्यान सुनिएगा, tan-faced का मतलब क्या होता है? टैन मतलब होता है जब सूर्य की रोशनी में हम लोग काम करते हैं तो हम थक जाते हैं, हमारे जो हमारा फेस होता है वो काला होने लगता है, इसी को कहते हैं टैनिंग होना। तो ये टैन फेस्ड रिपर्स, मैं गाना गाऊंगा इसमें। वो जो बच्चा है वो कहता है कि मैं इसमें क्या करूंगा कि इस समय उन लोगों के लिए गाऊंगा या उन लोगों की प्रशंसा करूंगा, उन लोगों की बात करूंगा जो लोग क्या हैं? रेपर्स हैं, जो फसल को काटने आए हैं। विद द रेन इन द हीट ऑफ द सन, रेन का मतलब क्या होता है? जो तपते हुए धूप में क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो इस समय जो है, ध्यान सुनिएगा, मैं कटाई करने वाले वे मजदूर जो थके हुए हैं, टैन फेस्ट का मतलब क्या होता है? थका हुआ, कटाई कर उनके लिए गाऊंगा। और रेन का मतलब तो मैंने बता दिया कि सूरज की गर्मी में क्या हो रहा है? काट रहे फसलों को, तो इसलिए बोला जा रहा है कि पूरा सूर्य उस समय चमक रहा होता है, गर्मी का बहुत ज़्यादा मौसम है, इसका मतलब सन ज़्यादा है, तेज है, और उसमें वो लोग काम कर रहे हैं, तो वो उनके लिए गाएंगे क्योंकि क्या हो, उनका मन जो है हर्षित हो जाए, खुश होकर के वो काम को करे। एंड माई फादर विल सिंग द साइड सॉन्ग, देखिए यहाँ पर स्काइड लिखा हुआ है, साइड पढ़ते हैं इसे, ठीक है। ये एक टाइप का ऐसा औजार होता है जिससे फसल को काटने का काम लिया जाता है, इस टाइप में कुछ होता है, ठीक है।
जैसे फसल को काटा जाता है, इसमें थोड़ा वो क्या बोलते हैं, ऐसा बना होता है जिसको आप दांत जैसा कंघी जैसा कह सकते हैं, काटने का काम में लाया जाएगा। तो साइड सॉन्ग जो होगा वो मेरे पिताजी अब इसका सॉन्ग गाएंगे इस समय, दैट जॉय इज फॉर द हार्वेस्ट डन, जो दिखाएगा कि पूरा हार्वेस्ट, हार्वेस्ट डन का मतलब हो गया कृषि संपन्न हुई। अब सोच के देखिए, जिसको हम लोग सोचते हैं कि एक काम को स्टार्ट आज करते हैं वो कल खत्म हो जाती है, या फिर आज स्टार्ट करके आज ही खत्म कर देते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जिसको हम लोग खेती कहते हैं, वो कैसे स्टार्ट हुई, कैसे उसमें मौसम का बदलना दिखाया गया है, और ये कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले ज़मीन को प्लो करना, देन उसमें बीज लगाना यानी कि सो करना, और लास्ट में रीप यानी कि फसल को काटना, यहाँ तक ये चलते रहता है। और ये दिखाता है कि इस तरह से हार्वेस्ट डन होता है, माने हार्वेस्ट जो होता है वो कंप्लीट होता है। देखा है, सच बोला जाए तो ये बहुत ही आसान नहीं है, मुश्किल काम है, लेकिन इसके बिना तो चल भी नहीं सकता ना, क्योंकि भोजन के बिना कोई चीज़ नहीं चल सकता। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आपका पोम है वो ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, जिस तरह से मैंने इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड डिस्क्राइब किया है। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, और जितने भी वीडियोस उसको देखने के लिए आपको तो बता दिया गया है क्या करना है। और 6 से लेकर 12 तक के वीडियोस अवेलेबल हैं, तो अगर आप 6 क्लास के बच्चे हैं तो अभी सब्सक्राइब करते हैं, तो आपको आगे फ्यूचर में जितने भी चैप्टर मिलेंगे फिर से आप उनको ईजिली पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल पर देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें अगर आपको आता है तो, कि ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलती थी। अगर आप डिसलाइक करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम बता दें वहाँ पर कि मैंने क्या गलती किया, जिससे मैं उसको सुधार सकूँ। थैंक यू सो मच, विल मीट इन अ न्यू वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।